हेलो। हेलो। सर एडवोकेट जोशी जी बोल रहे जी सर, बोल रहा हूँ। हैं। सर ये आपके एक क्लाइंट है मिस्टर गुलाम। जी। मिस्टर गुलाम से मैं किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहा था तो वो बता रहे थे कि आप मेरे एडवोकेट को समझा दीजिए, मुझे तो कोई कानूनी जानकारी है ही नहीं। तो क्या आप उनके एडवोकेट हैं? जी, मैं मिस्टर गुलाम का एडवोकेट हूँ। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा पार्टियों को भ्रमित मत कीजिए और पार्टियों को लोन भरने दीजिए। क्यों उनको आप भ्रमित कर रहे हो? सर, मैं उनको कुछ भी भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। उनकी आर्थिक और विषम परिस्थितियां बहुत विपरीत चल रही हैं और वह बहुत इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हम मानते हैं सर, लोगों की स्थितियां होती है, लेकिन आप खुद एक एडवोकेट है, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बंदा लोन नहीं भरेगा, कल उसके ऊपर केस हो जाएंगे, जेल चला जाएगा, घर का सामान उठ जाएगा। उस समय आप तो अपनी फीस लेके अलग हो जाओगे, उसका क्या होगा? देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं होना है जो आप बता रहे हैं। आपको मालूम है कि उनके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल हो गया है। जी। तो क्या सेक्शन 25 के केस में उनको कोर्ट में अपीयर नहीं होना पड़ेगा, अपनी बेल नहीं करानी पड़ेगी? मामला कलकत्ता में चल रहा है। बात आपकी ठीक है, लेकिन उसकी भी बोरोअर को, डिफॉल्टर को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन कानूनी अधिकारों के भरोसे समय पे समय निकालता रहेगा और कल जेल हो जाएगी तो? सर, जेल कैसे हो जाएगी आप मुझे बताओ सर। अभी तो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर एग्जिबिट होगा। मतलब एक लंबी ट्रायल प्रक्रिया है सर। तो आप क्या सोचते हैं कि कंपनी के पास कोई टीम नहीं है, वो काम नहीं करेगी, केस कोई फास्ट नहीं चलेंगे? सर, ऐसा है कि आप जो प्रक्रिया बता रहे हैं उस प्रक्रिया से बहुत इतर हटके अपनी कानूनी प्रक्रिया चलती है सर। क्योंकि भारत का संविधान बहुत बृहद है, जो ये जानता है और ये चाहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। सर आप भी भूल रहे हैं कि मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ। हम्म। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि सर अगर उनसे एक ईएमआई अगर आप भरवा देते, उनको बोल देते कि एक ईएमआई जमा कर दो, तो मैं केस विड्रॉल करवा दूंगा। लेकिन सर, आप जब कोर्ट में चले गए हैं तो थोड़ा सा सब्र रखें, संयम रखें। जो कोर्ट का निर्णय होगा वो कर देंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता भी दूं एक बात। सितंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि जिसमें हम मुकदमे की किसी भी स्टेज पर एक निश्चित परसेंटेज अतिरिक्त देकर समस्या का समाधान या मुकदमे का निपटान कर सकते हैं। मैं मान रहा हूं आप सितंबर 2025 के जजमेंट की बात कर रहे हैं कि डिफेंस एविडेंस तक भी आप बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया पेमेंट जमा करा दोगे। वो सारी बातें सही है, लेकिन उन चीजों को इतना लंबा ले जाने की जरूरत कहाँ है? अब मेरा कहना आपसे ये है कि इस मैटर में पार्टी को समन आ गया। अब जी। सोचिए कि उसकी 1 जुलाई को डेट है। अब 1 जुलाई को वो कोर्ट में अपियर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी हो जाएगा। सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चीज तो हम तब होंगे ना कि जब उसे वो वहां पर हाजिर ना हो। मैं खुद इस चीज को ट्रैक कर रहा हूं और लगातार कोर्ट के संपर्क में भी हूं। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होना है। सर बेलेबल वारंट जारी होगा, घर पे पुलिस आएगी, अच्छा लगेगा क्या? वकील साहब, आप भूल रहे हैं कि मैं बोरोअर का एडवोकेट हूं। इसीलिए तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ, कोई रास्ता निकालते हैं। हाँ, तो पुलिस घर पर क्यों आएगी? आप मुझे बताओ कि पुलिस घर पर क्यों आएगी? सर जब आप समन पे कोर्ट में अपियर नहीं होंगे, आपकी तरफ से कोई एडवोकेट वहां अपियर नहीं होगा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि आप तो राजस्थान के हो, तो वहां कौन अपियर हो जाएगा? सर,
वहां हमने एक वकील साहब के माध्यम से इनका वकालतनामा तारीख पे लगवा देंगे। सर और अभी वकालतनामा तो आप लगा भी देंगे, कल कंपनी के पास चेक पड़े हुए हैं, वो 138 की कार्रवाई करेंगे। सर कहाँ मैं आपको कहाँ एक तक जानकारी दौड़ोगे दे आप, दूं। कहाँ कहाँ तक दौड़ोगे? सर एक मिनट मैं आपको एक जानकारी दे दूं। माननीय न्यायालय के एक आदेशानुसार अगर हमने कोई सिक्योरिटी चेक दिए हैं तो वित्तीय संस्थान उनका दुरुपयोग करके हम पर 138 नहीं कर सकता है। इन चीजों को प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार तो हम नोटिस भेजेंगे, केस तो फाइल हो जाएगा, कॉग्निजेंस हो जाएगा, समन आ जाएगा। चैलेंज करना है तो बाद में करते रहना, लेकिन एक बार तो पार्टी तो पजल होगी ना। सर जब हमारे वकील साहब माननीय अदालत के समक्ष इनके वकालतनामा के साथ उपस्थित हो जाएंगे और हियरिंग शुरू हो जाएगी तो ना सम्मन इश्यू होगा, ना वेलेबल वारंट इश्यू होगा, ना नॉन वेलेबल वारंट इश्यू होगा। मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपकी पार्टी को फोन किया, आपकी पार्टी उस एड्रेस पे है ही नहीं, एड्रेस उसने छोड़ दिया है, कोर्ट का समन कोर्ट की फाइल में लौट के आ गया, और कोई दूसरा केस हुआ, आपकी पार्टी को पता भी नहीं लगा और अरेस्ट वारंट आ गया। अब सोचिए कि 2000 किलोमीटर दूर का कोई अरेस्ट वारंट लोकल पुलिस स्टेशन वाला लेके आ गया और पार्टी को अरेस्ट कर लेगा, तो कहां दौड़ोगे आप? सर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अदर स्टेट की पुलिस इतनी जल्दी किसी अन्य स्टेट में किसी जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको नहीं ले जाती है। उसके लिए आपका जो वेलेबल वारंट है उससे जमानतदार का एक साइन करके भी आगे कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन बेलेबल वारंट बार बार उस एड्रेस पे जाके लौट आया, और बेलेबल वारंट बार बार गया, 2 से 3 बार, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करती है, और अरेस्ट वारंट जारी हुआ, कल आपकी पार्टी कहीं मिल गई, गिरफ्तार हो गई, तो सोचिए, सीधा जेल चला जाएगा। सर मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ये सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। हाथ के हाथ मैं अपने क्लाइंट को जमानत दिलवा दूंगा या वारंट रिकॉल करा के फ्री कर दूंगा। लेकिन क्या आपकी पार्टी वहां जाएगी, बेल कराएगी, एडवोकेट हायर करेगी, इतना खर्च करेगी? इससे बढ़िया एक ईएमआई क्यों पे नहीं कर रहे हो? सर अब बात एक ईएमआई की नहीं है, बात है मल्टीपल डिफॉल्ट की। और अब तो इनकी कई इसी लोन अकाउंट की कई सारी ईएमआई बाउंस हो चुकी हैं। अगर हम एक ईएमआई का करते भी हैं तो आप दूसरी ईएमआई का केस करोगे, तीसरी ईएमआई का केस करोगे हम पे। और अगर हम पे फंड्स होते ही तो ये आज यहाँ तक ये बात ही नहीं आ पाती। तो आप इनको क्या सजेशन दे रहे हो, क्या करना चाहते हो आप? सर हम वित्तीय संस्थान से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा संयम रखें और समय दे तो हम इस चीज का निपटान बहुत जल्द कर देंगे। तो समय तो हमने आपको दिया ना, पूरे 8 महीने से आपने ईएमआई पे नहीं किए, 8 महीने हो चुके हैं। सर इसमें भी तो गलती वित्तीय संस्थानों की होती है कि जब वो देख रही है कि एक आदमी की कमाई से ज्यादा ईएमआई हो चुकी है तब भी आप उसको लोन प्रोवाइड करे चले जाते हो तो कभी ना कभी तो पाप का घड़ा फूटेगा ना। कभी ना कोई लोन डिफॉल्ट होगा। देखिए, मैंने आपको फोन आपके प्रवचन सुनने के लिए नहीं किया है, मैं सिर्फ ये है कि सामने वाला एडवोकेट है, मैं उससे बात करूंगा, एक कम्युनिटी के लोग हैं, हो सकता है आप इसका रास्ता निकालो। आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो इसका, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सेटलमेंट करवा देते हैं, जी जी। सेटलमेंट करवा देते हैं। XYZ बैंक का जो भी लोन है, हम्म। आपका सेटलमेंट करा देते हैं। हम 30% आपको वेवर दे देते हैं, 70% पे कर दीजिए आप। सर आप जो ये बात कह रहे हैं कि आप 30% वेवर करेंगे, सर ये कहीं से भी बात उचित प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सिविल पे ये ठप्पा लगवाएगा कि लोन सेटल्ड तो वह चाहेगा कि उसको वेवर ज्यादा से ज्यादा मिले, जो कि मार्केट का रेट चल रहा है 8, 10, 12% का। तो इसमें अगर आपके पास कोई ऑफर है तो आप मेरे को जरूर ऑफर दीजिए, मैं क्लाइंट से बात करके इसको निपटा दूंगा सर। मुझे एक बात बताइए, लोन लिया,
लोन लेने के बाद टोटल 60 ईएमआई थी, पार्टी ने सिर्फ 2 ईएमआई जमा कराई है। तो ये मान के चलो कि उसने पैसा जमा कराया ही नहीं, और वहां पे आपको 70% ज्यादा लग रहा है। हम 30%, कंपनी तो मूल से घाटे में गई। सर इसमें देखिए कोई बेस्ट ऑफर दीजिए, क्योंकि जो मार्केट में आपके वित्तीय संस्थान के लेटर घूम रहे हैं वो हद से हद 12, 15, 14, 15, 16, 17% के है। मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट ने आपको सिर्फ 2 ईएमआई पे की है, तो हम इसमें कुछ 1-2% आगे बढ़ भी जाएंगे, लेकिन 70% तो कोई नहीं चुकाएगा सर इसमें। तो आपका कहना ये है कि हमारी जो एनबीएफसी कंपनी है वो 15-20% में सेटलमेंट करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ भी बातें मत किया करो वकील साहब, कुछ भी बातें मत सर किया मैं करो। आपको लेटर, सेटलमेंट लेटर उपलब्ध कराऊंगा, आप उसको अपने सिस्टम पे चेक करना। तो वो कुछ परिस्थितियां होगी, उन्होंने ज्यादा ईएमआई पे की होगी, उनके घर में कोई मर गया होगा, कोई बीमारी की कंडीशन रही होगी। यही यही बात तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो इस समय बहुत आर्थिक और विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, और उसके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है कि वो आपकी ईएमआई का भुगतान कर सके। मुझे एक बात बताओ, आप अपनी पार्टी का सेटलमेंट करा दोगे, पार्टी का सिविल खत्म हो जाएगा, उसका क्या करोगे? सर सिविल जो है ना सर, वो किसी भी इंसान की जिंदगी से कई गुना छोटा है सर। सिविल आदमी का जीवन बड़ा है, उसकी जिंदगी बड़ी है। सिविल अगर आज खराब है तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद ठीक भी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अगर जिंदा नहीं रहेगा या वो उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उस सिविल का भी क्या होगा सर। और अगर समय रहते आपने सेटलमेंट नहीं किया, कोर्ट में फाइल चली गई, हम मान लेते हैं कि 1% आपकी पार्टी को सजा होगी कोर्ट में, तो क्या करोगे? वो तो उसी दिन जेल चला जाएगा, जैसे सर कोर्ट ने ऑर्डर किया। सर ये मिथ्या और भ्रामक सूचनाएं मत फैलाइए। वहीं पर ही उससे ऊंची कोर्ट में हम अपील दायर कर सकते हैं, और अपने क्लाइंट के हित में जो भी कारगर हो सकता है वो कर सकते हैं। यानी आपका कहना ये है कि हमारा कोर्ट में 2 साल ट्रायल चली, आपकी पार्टी को 1 साल कोर्ट ने सजा दे दी, तो वहीं से पुलिस उसको उठा के लेके काल कोठरी में नहीं डालेगी, जेल में नहीं डालेगी? नहीं सर, उसके लिए भी 30 दिन का समय मिलता है अपील के लिए, तो हम अपील में चले जाएंगे। यानी कि पैसे देने की मंशा आपकी है ही नहीं। सर हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम समझिए। कोई बड़े से बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, वो भी नहीं चाहता कि उसकी ईएमआई बाउंस हो, उसके घर पर कोर्ट के नोटिस आए, उसे कचहरी में जाके खड़े होना पड़े। सर आपको मालूम है ये राशि कितने लोन की? 70 लाख रुपए है, 70 लाख। हम्म और 70 लाख रुपए का पैसा कंपनी का डूबा हुआ है। अब सत्तर हम्म लाख रुपए के लिए कंपनी क्या कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी? आपको ये भी मालूम होगा कि इस मैटर में आर्बिट्रेशन भी चालू हो चुका है। सर वो बात आपकी जानकारी में है मेरी, जो आप आर्बिट्रेशन कह रहे हैं, तो उसके भी हम रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन लगातार दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेटर माना ही नहीं है। ना ही हमारे द्वारा उसकी कोई फीस का भुगतान किया जाएगा, और ना ही हमारे द्वारा उसकी कोई वीडियो लिंक को ज्वाइन किया जाएगा। आपके मानने न मानने से क्या होगा? मुझे एक बात बता दो। चलिए मैं मान लेता हूं, आप कहते हो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की धारा 12 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आप ये बात करोगे, आप आर्बिट्रेशन पे सहमति नहीं दोगे, आप ऑब्जेक्शन देते रहोगे, तो क्या हम अवार्ड पास नहीं कर सकते? सर अगर आप अवार्ड पास कर भी देंगे तो उसके लिए आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना पड़ेगा सेक्शन 9 का ऑर्डर लेने के लिए, कोई जहां जरूरत नहीं है, हम तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके सीधे बैंक को भेज देंगे, बैंक आपके खाते होल्ड कर देगा, लड़ना है बाद में लड़ते रहना। लेकिन सर मैं आपकी बात मानता हूं, आपके फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड से कुछ लोगों को जानकारी न होने के कारण बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन वो राशि तो मेरी कहीं ट्रांसफर नहीं होगी ना। वो भी एक तय समय सीमा के बाद, सेटलमेंट के बाद खुल जाएगी। और अगर मेरे खातों में पैसा ही होता तो आज ये विवाद की स्थिति बनती ही नहीं। तो मेरे अकाउंट तो पहले ही नील पड़े हुए हैं, माइनस में चल रहे हैं। तो आपका कहना है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड हम पास भी करा लेंगे तो आपके खातों में कोई पैसा नहीं है? बिल्कुल सर, अगर खाते में पैसा होता तो आपको टाइमली ईएमआई जाती। आपकी पार्टी बहुत बड़ी बिजनेसमैन है,
और खाते में उसके लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं, हो सकता है उसने अकाउंट नंबर चेंज कर दिया हो। हम तो पैन कार्ड से सारे अकाउंट नंबर ट्रैक कर लेंगे, सारे अकाउंट होल्ड कर देंगे। सर जो बात आप कह रहे हैं वो वास्तविकता में धरातल पे नहीं उतारी जा सकती। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए 70 लाख का लोन है। हम तो डीआरटी कोर्ट भी जा सकते हैं और डीआरटी जाकर हम इनकी अचल संपत्ति अटैच करने का ऑर्डर ला सकते हैं। लेकिन सर वो तो एक बात का विषय है ना, पहले तो आपने आर्बिट्रेशन किया हुआ है, सेक्शन 25 किया हुआ है, इसके बाद जब निर्णय हो जाएंगे इसके, और अगर वो चीज सेटलमेंट नहीं होंगे तब आपके पास डीआरटी का ऑप्शन खुला हुआ है ना सर। वहां भी हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं डीआरटी में भी। नहीं, अधिकार तो आपको सब जगह मिले हैं ना, उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हो। आपके गुलाम साहब को जब भी फोन करता हूं वो कहते हैं मैंने प्रायर नोटिस भेज दिया। हमारा कोई रिकवरी एजेंट जाता है इंटीमेशन लेटर, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं एजेंटों की। ये कौन सा उचित है? सर ये मैं कौन सा मानता उचित है? हूँ, लेकिन सर कंपनी भी तो कुछ गलत कृत्य करती है ना सर। जब और एक आदमी के ऊपर लोन से ज्यादा ईएमआई हो गई है, उसकी कमाई से ज्यादा लोन हो गया है, तो आप लोगों को भी तो ये चीज निजी स्वार्थों से उठकर देखना पड़ेगी ना। सर मैं एनबीएफसी नहीं हूं, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, कोर्ट प्रोसेस चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कोई आदमी पजल हो, उसको परेशानी हो, क्योंकि 70 लाख का लोन उनका है, लेकिन उसी लोन में उनका एक लोन 22 लाख रुपए का कार का मैटर भी है। अब बंदा क्या कार लेकर निकलेगा? नहीं। सर अगर वो कार लेकर निकलेगा भी तो उससे क्या आप क्या कर लेंगे? कार छीन लेंगे क्या गुंडों के या दबंग हैकर व्यक्तियों के माध्यम से? क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं गुंडे एकड़ व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्बिट्रेशन का ऑर्डर सेक्शन 17 पास हो गया, अब ये चला गया। अब ऐसी स्थिति में अगर वो रोड पे जा रहा है, उसकी गाड़ी अगर रोक ली तो आप क्या कर लोगे? सर अगर कोई गाड़ी रोकेगा भी तो पहले तो उसके पास सेक्शन 9 का ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं है तो सारी की सारी प्रक्रिया अवैध और गैर कानूनी होगी। वहां पर मेरे क्लाइंट द्वारा तुरंत पुलिस सहायता ली जाएगी, जो भी 100 112 डायल की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। सर सेक्शन 9 का ऑर्डर लेना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो सर सेक्शन 9 का ऑर्डर लेने के बाद ही आइएगा, तभी बात करते हैं सर इस विषय में गाड़ी के। क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि आपकी पार्टी आपके एड्रेस पे है ही नहीं। कोर्ट का समन जाएगा, पार्टी घर पे है नहीं, नोटिस लौट के आ गया, कोर्ट भी सेक्शन 9 में एक्स पार्टी सेक्शन 9 पे ऑर्डर दे देगा हमको। अब बताइए लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? सर मेरा जो क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके आपके भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सेक्शन 9 का जो हियरिंग का नोटिस है वो किसी भी तरह से उस तक पहुंचाया जाए। सर ये अगर हमको वो उस तक जिम्मेदारी नहीं। है ही नहीं। हम तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड लेकर कोर्ट में सेक्शन 9 का प्रार्थना पत्र लगाएंगे। कोर्ट का तामिल कुनिंदा या फिर पोस्ट के माध्यम से वो उसी एड्रेस पे जाएगा जो एड्रेस हमारी जानकारी में है। वहां चला गया, वहां कोई नहीं मिला, नोटिस लौट के आ गया, कोर्ट उसको तामिल मानेगी क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में सारे एड्रेस वो मेंशन है। अब ऐसी स्थिति में हम सेक्शन 9 का ऑर्डर ले लेंगे और उस सेक्शन 9 के ऑर्डर पे हम पुलिस सहायता से गाड़ी जब्त कर लेंगे। कर क्या लेंगे आप? सर बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम कर क्या लेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी ने गाड़ी छुपा रखी है, गाड़ी हमारी नजर में नहीं आ रही है। अब क्या पता वो नंबर प्लेट चेंज करके चला रहा है, ये किसी के यहाँ रख दी है, हमें वही पता नहीं चल पा रहा है। गाड़ी में हमारे जीपीएस था, जीपीएस भी अभी इनेबल नहीं आ रहा है, कोई लोकेशन नहीं दे रहा है। मतलब क्या चीज सिखाई है आपने उनको, ये बताइए आप। सर इसमें बैठ के बातचीत कर लेते हैं,
थोड़ा सा समय दीजिए, इसका भी समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो भी आप ये गैर कानूनी कृत्य बता रहे हैं, इससे कुछ भी हल नहीं होने वाला है। नहीं, ना ही आप गाड़ी छीन पाएंगे। बात गैर कानूनी कृत्य नहीं है, आपकी पार्टी अपना एड्रेस अपडेट नहीं करा रही है। अब ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 कोर्ट का नोटिस सीधे उसके घर पे जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा कोर्ट हमको ये कहेगा कि अखबार में पब्लिकेशन करा दो, हम अखबार में पब्लिकेशन करा देंगे। अब मेरी गलती हो गई कि मैंने आपको ये कह दिया कि सेक्शन 9 का हम ऑर्डर कराएंगे। अब आप तो रोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने एप्लीकेशन पे देखते रहोगे कि आपके नाम से कोई कमर्शियल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस तो फाइल नहीं हुआ। अब ये आप लगातार देखते रहोगे, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए। सर तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं भी तो हियरिंग में पार्टिसिपेट करूंगा जहां मैंने आपके ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं सारे। तो कैसे कोई माननीय जो न्यायालय है वो आपके फेवर में ऑर्डर कर देगा? मुझे एक बात बताइए कि हमने आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया, धारा 62 का दिया, आपने उसमें कोई उपस्थिति दी नहीं। हमने सेक्शन 21 का भेजा, आपने हमको पोस्ट से भेज दिया। उसके बाद हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, आपने उसको ऑब्जेक्शन भेज दिया। लेकिन आप एक बात भूल गए कि हमने आपको रिजॉइंडर दिए थे। हमने भी आप ही की तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट का हवाला देते हुए कंपनी की ओर से रिजॉइंडर दिया गया है, और उस रिजॉइंडर के सामने आपका ऑब्जेक्शन किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि आपने रिजॉइंडर पे कोई ऑब्जेक्शन भेजा ही नहीं। रिजॉइंडर का सर आपने जवाब ही नहीं दिया। जब मैं आपके भेजे हुए प्रेषित नोटिस पर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन लगातार फाइल कर रहा हूं, तब मुझे आपके किसी भी रीज्वाइंडर का जवाब देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप तो रटी रटाई भाषा भेज रहे हो। हर नोटिस पे 4 लाइनें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है आपकी, कुछ जजमेंट लिख देते हो और लिख देते हो कि हमारे द्वारा किसी रिजॉइंडर का जवाब नहीं दिया जाएगा। जी हम क्लेम स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, इस बैंक में अकाउंट है, आपने इतना पैसा लिया, इतनी ईएमआई जमा कराई, इतना पैसा बाकी है, आप पैसा पे करने में समर्थ हो। आप किसी भी क्लेम स्टेटमेंट का भी जवाब नहीं दे रहे हो। सर, जो हम रेगुलर अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं क्रम वाइज, सीरियल वाइज, हम उसी हिसाब से सारे भेज रहे हैं। आप अपना कुछ भी फाइल करो, लेकिन जो हमारा नियम है, जो हमारा सिस्टम है, हम उसके हिसाब से आपके हर नोटिस का जवाब भेज रहे हैं। उल्टा आप मेरे भेजे हुए नोटिसों को पत्रावली में नहीं लेते हुए, कंपनी का पक्षधर बनते हुए लगातार आर्बिट्रेशन हियरिंग को प्रोसेस किए हुए, जो कि अवैध और गैर कानूनी है। सर, यदि मैं कोई अवैध और गैरकानूनी कार्य करता हूं तो आप उसकी शिकायत दर्ज कराइए। सर, शिकायत भी दर्ज होगी, शिकायत भी चल रही है, लेकिन पहले आप अपना अवार्ड तो पास करिए। एक मैटर में आपका अवार्ड पास कर चुका हूं, जिसमें मैंने घर पे नोटिस भेजे थे, घर पे कोई था ही नहीं, उसमें हम एक्स पार्टी अवार्ड कर चुके हैं। लेकिन अभी भी हम आपको सेटलमेंट का मौका दे रहे हैं। 70 लाख रुपए का मैटर है, 70% के अंदर 49 लैक्स में हम सेटलमेंट करने को तैयार। एक मैटर में, क्योंकि आपके 2 लोन चल रहे थे, एक लोन में हम आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर चुके हैं, जो हमने मेल पर आपकी पार्टी को भेज भी दिया है, और आपकी पार्टी ने उसका कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। अब क्या करेंगे आप? सर, मैं आपसे फिर वही बात बोलूंगा नम्रता पूर्वक कि अगर आप कोई भी कृत्य कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे द्वारा रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल किया जा चुका है, तब आपके जी लेकिन एक मैटर में नहीं किया गया ना, बिना कोई ऑब्जेक्शन दिए हमने नोटिस भेजा था, पोस्ट से नोटिस लौट के आए, और उस मैटर में एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड हो चुका। लेकिन सर, बहुत माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि
वो व्यक्ति आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकता जिसके निर्णय से उसका हित छुपा हो। लेकिन उस मैटर में हमने गारंटर के खिलाफ भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया है। सर जाएगा तो वो एग्जीक्यूशन के लिए ही ना, वहां पर हम आपसे निपट लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास भी हो गया तो आप उसको चैलेंज करने के लिए आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते। जी मतलब आप 1 रुपया खर्चा नहीं करना चाहते लीगल में भी। सर, जो नियम के अनुसार चलेंगे वही तो करेंगे सर काम हम। मुझे ये बताइए कि आप अपनी जी, पार्टी को नेक राय क्यों नहीं दे रहे हो कि मैटर को निपटा ले। मैं बात मानता हूँ आपकी, लेकिन आपका भी तो ये कर्तव्य बनता है कि आप मुझे एक अच्छा ऑफर दें। नहीं, अच्छे ऑफर की बात तो मुझे समझ में आती है, मैंने राशि बोली है। आप कुछ बोलेंगे, आप तो 10-12% की बात कर रहे हो। आपने लोन दिया होता तो क्या आप 10-12% में कर लेते। लेकिन सर, जब मेरा पैसा डूब रहा है, क्लाइंट के पास पैसा देने के लिए है ही नहीं, बोरोवर के पास, तो क्या करेंगे? उसकी जबरदस्ती कोई आते थोड़ी निकाल लेंगे सर हम उसकी। देखिए सर, अभी सेक्शन 25 लगा है, कल 138 लगेगा। आर्बिट्रेशन का मैटर हो चुका है, पार्टियां पूरी तरीके से उलझ जाएगी। इससे बेहतर बात को निपटा लिया जाए, हम्म। हमारा कहना ये है। चलिए, आप अपने मैनेजमेंट में एक बार बात कीजिए, आप भी अपने कंपनी में, और इसको बैठ के निपटाते हैं। कोई अच्छा ऑफर दीजिए, मैं भी कुछ परसेंटेज बढ़ जाता हूँ, 10-12 से 20-22 पे आ जाता हूँ, तो आप भी कोई अपना अच्छा ऑफर दीजिए। चलिए एक काम कीजिए सर, आप हम्म। अभी लोन अकाउंट में मात्र 70 लाख का लोन है। मैं कोशिश जी करता हूँ 20-22% तक इसको निपटाता हूँ। आप मात्र 10,000 रुपए एक बार जमा करा दीजिए। सर, अब जो भी पैसा जमा होगा वो आफ्टर सेटलमेंट ही जमा होगा, जब सेटलमेंट लेटर आप द्वारा निर्गमित किया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा, और वो वेरीफाई होने के बाद ही पेमेंट कर दिया जाएगा सर, एक ही बार में। लेकिन सर ये पहले जमा कराना हमारी समझ में नहीं आता है। सर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे, अपने एडवोकेट भाई पे भरोसा नहीं है। अपन तो एक प्रोफेशन के, मैं तो जुबान देता हूं आपको कि आप 10,000 रुपए जमा करा दो, मैं आपके सेटलमेंट की बात करता हूं। सर, आप एडवोकेट हैं ही नहीं, आप एक लॉयर हैं, क्योंकि वित्तीय संस्थान जो होता है सर, वो उसके यहाँ एडवोकेट नहीं होते, उसके यहाँ लॉयर होते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं रिकवरी एजेंट हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि एडवोकेट का काम कलेक्शन करना नहीं होता, ना ही एक डिफॉल्टर से बार्गेनिंग करना होता है। एक एडवोकेट का काम तो माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय जज साहब के समक्ष जिरह करना होता है। आपको मैं कागज पे लिख के दे दूं आपको कि आप 10,000 रुपए जमा कराएंगे, मैं सेटलमेंट करा दूंगा। नहीं 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 सर, अगर आप ऐसा कोई चीज लिख के भी दोगे तब भी मुझे इस नजर में उसकी वैल्यू शून्य है सर। और अगर मैंने सेटलमेंट लेटर जारी करा भी दिया और उसके बाद आप हम्म। पेमेंट नहीं करोगे तो मैं क्या कर लूंगा आपका। सर, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि मेरी भी एक तनाव कम होगा। और जब मैं आपसे सामने आके खुद कह रहा हूँ कि आप बेस्ट ऑफर दो, और जहां समझौते के आधार पे आप हमें बेस्ट ऑफर दोगे, तो हम तुरंत उसको ओटीएस में पेमेंट करेंगे, सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करवा के। मतलब सेटलमेंट लेटर हम जारी करेंगे, आपको भेजेंगे, तो आप कैसे जी वेरीफाई करेंगे। सर, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं कि जो आपका सेटलमेंट लेटर की ईमेल होती है वो कंपनी की डोमेन से आया हुआ हो, और कोई ऑथोराइज पर्सन ने उसको सेटलमेंट लेटर को अप्रूव किया हो। सर आपको ये मालूम है कि आपकी कंपनी मल्टीपल लोन डिफॉल्टर है। सर, हमारी उसका लीगल सेटलमेंट टीम लेटर से क्या मतलब है? हमारी लीगल टीम ये कह रही है कि इनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए, और विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए लीगल कार्रवाई भी चल रही है। सर, बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर भी घोषित कर देंगे तो होना तो आखिर में सेटलमेंट ही है ना, जो हम करने को राजी हैं आपसे। पर सेटलमेंट में आप आ ही कर रहे हो, आप 10,000 रुपए भी जमा नहीं करा रहे हो।
सर मैं भी तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी में बात कीजिए, मेरे क्लाइंट की हालत भी बहुत नाजुक है। सर आपके क्लाइंट के खिलाफ 2 केस है। एक केस जिसकी जानकारी आपको है, दूसरे केस में वो गया नहीं था, बेलेबल वारंट भी उसके मिस हुए और अब उसमें अरेस्ट वारंट है। अब इसमें मुझे कल पुलिस के साथ में आकर उसकी गिरफ्तारी करवानी पड़ेगी। सर गिरफ्तारी कराना कोई इतना बच्चों का खेल नहीं है। और दूसरे स्टेट की पुलिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितनी आसानी से उसको ट्रांजिट ऑर्डर भी नहीं मिलेगा और 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना है। सर और मेरे क्लाइंट की है। हालत बहुत नाजुक है, उसकी तबीयत भी नासाज रहती है, तो मैं माननीय जज साहब के समक्ष वो दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दूंगा। अरे सर, पुलिस को आप जानते नहीं हो। मैं तो पुलिस के हाथ में अरेस्ट वारंट दूंगा, पुलिस जाएगी और उसको उठा के ले आएगी, थाने में रख देगी। लेकिन सर थाने में रखने में भी तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने की बारी तो तब आएगी जब वो उसको अरेस्ट करेगा। वो तो ला के थाने में बैठा देगा। और हम देखते रहेंगे सर ऐसे ही। आप कहाँ होंगे जब जरूरत पड़ेगी? आपका फोन ही नहीं लगेगा वकील साहब। नहीं 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 नहीं, मेरा नाम एक ट्रस्ट का सिंबल बन चुका है और ऐसा कुछ नहीं होना है वकील साहब जैसा आप बता रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि मैं आऊंगा पुलिस के साथ में, पुलिस को अरेस्ट वारंट दूंगा, हम जाएंगे पार्टी के घर पे और हम उसको उठा के नहीं ले जा सकते। मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है अरेस्ट का और हम उसको उठा के ला भी नहीं सकते। सर ला सकते हैं, उसके लिए अरेस्ट मेमो बनेगा, पूरी प्रक्रिया होगी। और जब उसकी तबीयत ही सही नहीं है क्लाइंट की और आपकी जो अरेस्ट वारंट आएगा भी, तो उसमें भी तो कई लूप हॉल हैं कि वेलेबल वारंट है, नॉन भाई वेलेबल अरेस्ट वारंट है। वारंट है और अरेस्ट वारंट में आप जो अरेस्ट मेमो बनाने की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, उनके अधिकारी के सामने पेश करेंगे, वहां जाके बनाएंगे अरेस्ट वारंट, अरेस्ट मेमो जब भी उनको ले जाना हुआ, 2 दिन बाद, सर 3 दिन आप बाद, 4 दिन खुद बाद। एक गैर कानूनी बात कर रहे हो, बचकानी हरकतें कर रहे हो। अरेस्ट मेमो तो वहीं बनेगा जहां से उसे उठाया जाएगा, जिस यानी जगह कि से मेरे क्लाइंट को। आपका कहना यह है कि पार्टी सुबह गार्डन में घूम रही होगी और मैं उसको गार्डन में पकड़ूंगा, मैं गार्डन में उसका अरेस्ट मेमो बनाऊंगा। बिल्कुल सर, वहीं अरेस्ट मेमो बनेगा और 2 लोगों के गवाहों के भी साइन होंगे। तो वहां 2 लोग मिलेंगे नहीं ना, तो मुझे तो लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर वो गार्डन में टहल रहा है तो वो अकेले थोड़ी टहल रहा होगा, और भी तो पब्लिक होगी, जनता होगी वहां पर। देखिए, मेरी बात सुनिए, अरेस्ट मेमो बनाना नहीं बनाना वो पुलिस का काम है। पुलिस उठा के ले जाएगी, परेशान आप होंगे। पार्टी से कहो कि उन 50 लाख 49 लाख पे करे, बात खत्म। सर ऐसा कुछ नहीं होना है जैसा आप बता रहे हैं। आप मुझे एक रिकवरी एजेंट से ज्यादा प्रतीत नहीं हो रहे हैं, जिसको सिर्फ अपना निजी स्वार्थ से ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा है। शायद आपको एनबीएफसी जो हमारी कंपनी है ना, उसकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। सर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप एक बार अपनी एनबीएफसी की ताकत आजमा लीजिए। आप बैठे हो एक छोटे से शहर में और हमारी टीम हर जिले, हर राज्य, हर तहसील में मौजूद है। देख लो टोल नाके पे कितनी गाड़ियां उठती है। आज तक किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया? रोड पे रोक लेते हैं गाड़ियां, उठा के ले जाते हैं। सेक्शन 17 का ऑर्डर होता है, कोई सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं होता है। क्या हो गया आज तक? सर अब कितने मैं लोगों ने आपसे एफआईआर दर्ज करा दी, बताइए? सर आप जो भी बात कह रहे हैं वो सिर्फ गुमराह करने के लिए कह रहे हैं और अपनी गलत कार्यों पर पर्दा डालने के लिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। कानून सबके लिए समान है और कानून ने हमको भी बहुत अधिकार दिए हैं, जिनका हम भरपूर उपयोग करेंगे समय आने पर। तो मुझे एक बात बताओ, आप कानून की इतनी बातें करते हो, क्या लोगों को बिना अरेस्ट मेमो के गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस? सर उठाती है कि नहीं करती है, उठाती है, सर यस या करती नो? है, करती है सर। वो वहां पर होता है जहां जानकारी का अभाव होता है सर। सेक्शन 17 का ऑर्डर करके बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के गाड़ियां उठाई जाती है कि नहीं उठाई जाती है?
उठाई जाती हैं सर, लेकिन हर आदमी के साथ हर परिस्थितियां तो विपरीत भी तो होती हैं सर। कोर्ट में जहां आपको अपना केस मौका लगा चलते हैं, वहां सजा आपके लिए होती है कि नहीं अनुकूल है। होती है, ये बताइए। जी कोर्ट में जब केस चलते हैं, सजा होती है कि नहीं होती है, ये बताइए। सर, वो जिनकी आप बात कर रहे हो वो मेरे केस से संबंधित है ही नहीं सर। वो रिकवरी एजेंट घर जाके तमाशा करते हैं, रात दिन देखा है आपने। लोग परेशान जी है कि नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता तो है। जहां आपका कहना है कि आपसे जुड़े लोग हैं, वो परेशान नहीं होंगे? सर, जहां जानकारी का अभाव होगा वहां जनता परेशान होगी, लेकिन जहां जानकारी जनता को होगी, वो अवेयर होगी, वहां ऐसी कोई परिस्थितियां सामने नहीं आने वाली हैं। आप प्लीज गुमराह मत कीजिए पब्लिक को। नहीं, मैं पब्लिक से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एडवोकेट से बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूं आप मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन ये चीजों को जब मैं एक जनता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस रिकॉर्डिंग को वायरल करूंगा, तब जनता को भी अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का एहसास होगा और उनको इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आप मेरी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिल्कुल सर, सारी बात जो भी आपके मेरे द्वारा हो रही है वो सब रिकॉर्डिंग मोड पे हो रही है। तो आप इसको कहाँ वायरल करेंगे? सर, मैं इसको एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज और आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर जनता की जानकारी के लिए, उसको अवेयर करने के लिए वायरल कर सकता हूं। ओके, मतलब एडवोकेट जोशी मतलब वही है जो यूट्यूब फेसबुक पे पेज चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनके आज करीब 2 मिलियन फॉलोअर हैं और जिनकी वजह से हजारों हजारों तो छोड़िए, लाखों आदमी एक चैन का जीवन बिता रहे हैं और इन परिस्थितियों से बाहर आके अपना सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओके वकील साहब, समझ गया, मैं समझ गया ये खेल क्या है आपका। आपकी कई रिकॉर्डिंग सुनी है जहाँ पे लोगों से लड़ते हो आप और एक आशु अग्रवाल करके है। न जाने तो आप लोगों पे कौन सा भूत चढ़ा हुआ है। वकील साहब, अगर आप चाहो तो हम हमारी कंपनी का काम आपको दे सकते हैं, लीगल पूरा स्टेट आपको दे सकते हैं। सर, मैं अभी तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जनता का प्यार बहुत मिल रहा है, जिस कारणवश मैं आपके साथ गैर कानूनी और अवैध कृत्यों में सहभागी नहीं नहीं, बनना इसमें चाहता हूँ। कोई अवैध कारण नहीं है, लोन देते हैं तो लोन की वसूली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आए दिन आप भी लड़ते रहते हो, मैंने देखा है, कई रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। कभी पुलिस वालों से भिड़ रहे हो, असली पुलिस से, कभी नकली पुलिस वकील से भिड़ रहे हो, कभी रेपो टीम वालों से भिड़ रहे हो, लोगों की गाड़ियां छुड़वा रहे हो, धमकियां दे रहे हो, उल्टा लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये काम आपको शोभा देते? सर, मैं आपको एक बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ। जहाँ पांडवों सी विवशता आएगी, वहां हिस्से में श्री कृष्ण भी आएंगे। हम्म। आपने सुना होगा कि मैं हमेशा महाभारत की कोई ना कोई चीज को बताता जरूर हूँ, हम्म। जागरूकता के लिए। तो हम्म। जहां आपके इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं वसूली से संबंधित, तो पांडवों से विवशता अगर उनके पास आ रही है कि उनके पास ना ही सेक्शन 25 है, ना ही उनके मतलब सेक्शन 25 से बचाव का कोई तरीका है, क्योंकि आप लोग गृह क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर केस फाइल करते हो, जिससे बोरोवर हैरान और परेशान हो, तो उनको मार्गदर्शक के रूप में भी तो कोई ऐसा होना चाहिए जो उनका सारथी है, ना कि स्वार्थी है। नहीं, ठीक है, मैं देखता हूँ आपकी जन जागरूकता की बातें। भले ही मैं एडवोकेट नहीं होकर लीगल टीम का हिस्सा हूँ, लॉयर हूँ, लेकिन ये बात मानता हूँ कि काफी घटनाएं होती है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मिल जाता है इसमें? मैंने सर, सुना है चार कभी चार हम पांच भी पांच इसी घंटे लाइव करते हो। जी 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 क्या मिल जाता है इसमें? सर, देखिए, कभी हम भी इन्हीं परिस्थितियों में गुजरे थे और हमारे को कोई मार्गदर्शक नहीं था, तो जो औरों को राह दिखाता है, सोचिए वो कितना भटका होगा। चलिए, आज मैं भी आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात। जी। और वो बात आप सुन लेना हम्म कि अंदर की बात है। हम्म कंपनी जब किसी व्यक्ति पे केस करती है ना, हम्म तो कंपनी का एक ही मकसद होता है, सेटलमेंट। हम्म हम सिर्फ सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम किसी को सजा देना नहीं चाहते।
क्योंकि हर एनबीएफसी कंपनी ये जानती है कि यदि उसने नीचे से किसी को सजा करा दी तो मामला ऊपर जाएगा, उसके और ऊपर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब मामले जाते हैं वहां लैंडमार्क जजमेंट मिलते हैं, हमारी कंपनियों की कमियां निकलती है। सही तरीके से देखा जाए तो हम खुद ये मानते हैं कि जब किसी पार्टी ने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे दिया तो हम जानते हैं कि हम जिंदगी में सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं ला सकते। किसी पार्टी ने सेक्शन 25, 138 या क्रिमिनल कंप्लेंट में अपनी बेल करा ली तो हमारी नजर में उसी दिन वो केस खत्म हो गया, क्योंकि बेल करा ली। अब कोर्ट केस लड़ने की बारी है। हम जानते हैं 91 की एप्लीकेशन लगती है, 50 तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं वकील। हम केवल डेट 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 आगे बढ़ती रहती है और हमारी कोशिश होती है कि इसमें सेटलमेंट हो जाए। अब चक्कर क्या हो गया कि अब आप कह रहे हो मैं इतने कम राशि का सेटलमेंट दे दूंगा, तो हो सकता है आपके साथ ढेरों लोग जुड़े होंगे, आपने ढेरों सेटलमेंट लेटर संभाल के रख रहे होंगे, इसीलिए आप दोगे। बाकी कई कई लोग तो सोचते हैं कि 70 लाख का लोन है, 49 लाख में हो रहा है, खत्म करो। और वकील साहब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, जी सर। 49 लाख आप 49 लाख में सेटलमेंट करा दो। रिकॉर्डिंग मत करना, मैं बोल रहा हूं 2 लाख रुपए, समझ जाओ आप। समझ जाइए, सर 2 ऐसा, लाख रुपए। जी 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 जी। सर आप कोई बेस्ट ऑफर दे दीजिए, सीधा सीधा रास्ता निकाल दीजिए, मैं क्लाइंट से बात करके अरेंज करके जमा करवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था, आप उन 49 लैक्स में करा दीजिए, बाकी 2 लाख रुपए में देख लूंगा। आपके क्या कहना है आपका? अच्छा 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 अच्छा। नहीं 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 सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर डैट। नहीं नहीं सर, मेरे इसमें कोई रुचि नहीं है सर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जूनियर है, स्टाफ है, खर्चे होते हैं, और ये पहला नहीं है, आगे और भी मौके आएंगे। आपसे तो ढेरों लोग जुड़े हैं। सर ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया, और ना ही मैं अपने क्लाइंट को इस प्रकार से किसी भी तरह की हानि पहुंचाऊंगा, क्योंकि जब एक बार उसके सिविल पे ठप्पा लग जाएगा सेटल्ड का, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सर मेरी बात तो सुनिए। आप भी अपनी कंपनी, जैसे आप अपनी कंपनी के हित के लिए साम दाम दंड भेद अपना रहे हो, ऐसी मैं भी अपने क्लाइंट के लिए जेन्युइन बात कह रहा हूँ। सर तो आप कैश, बेस्ट ऑफर दीजिए। सर कैश कर देंगे, कैश कर देंगे, आपको अकाउंट ट्रांसफर की दिक्कत नहीं आएगी, कैश करवा दूंगा। सर मैं उन चीजों में नहीं रुचि रखता हूँ, ना ही मैं इन चीजों में विश्वास करता हूँ, ना ही मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। अरे वकील मैं साहब, बहुत अरे जी। वकील साहब इंसान हो, सोचो कल परिवार, घर बार। आप ये जानते हो ना, सेटलमेंट एजेंसी अभी सेटलमेंट में कमीशन लेती है, कौन सी बड़ी बात है? सर इन बातों को करके आप टाइम जाया कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग को बेवजह बड़ा कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं होना सर है, मैंने मेरे को आपको कोई रिकॉर्डिंग दुनिया की करने से कोई मना दौलत किया खरीद था। नहीं सकती। सर आपको भी तो लोन लेना होगा, आपका लोन करवा देता हूँ बड़ा। नहीं 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 सर, इतने नोट हैं कि सर बकरियां भी नहीं खा रही हैं सर। देख लीजिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, जी। चलो 3 कर देते, 3। सर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। सर आप ये देखो, आप ये देखो, सेक्शन 25 में केस फाइल किया, यहाँ पे हमको खर्चा आया है। हमने 138 किया, वहां पे हमको खर्चा आया है। आर्बिट्रेशन का हमको खर्चा आया है। गाड़ी का लोन आपका है, ये लोन है, 2-2 किस्तें भरी है। हम जानते हैं हम अभी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, 5-5, 10-10 साल निकल जाएगा। इसीलिए थोड़ा देख लीजिए ना आप। एक काम कीजिए, मैं आपके चैम्बर में मेरे मिलने वाले हैं, उनको भेजता हूँ, मिलके आपसे बात कर लेंगे। सर आप उनको कोई बेस्ट सेटलमेंट ऑफर देके भेजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आप तो किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। सर मेरे यहाँ ये ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होता जिसमें मैं अपने क्लाइंट जो मुझ पे अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता है उसके साथ किसी भी प्रकार की बेवफाई करूं। आप जिस शहर के हो वहाँ मेरे एक वकील साहब मिलने वाले हैं, आप कहो तो मैं उनको भेजूं आपके पास।
नहीं सर, नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ भी। आप बेस्ट सेटलमेंट ऑफर देके भेजिएगा तो उनका स्वागत है। अरे सर, अब वकीलों में ऐसी भी नहीं आती, अब क्यों तनाव ले रहे हो? जी जी जी। रास्ता, मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम कीजिए, जी आप उनकी गाड़ी सरेंडर करा दो हमको। सर, उनको, आप अपना टाइम और मेरा वक्त क्यों जाहिर कर रहे मेरी हैं? बात सुनिए, आप उनकी गाड़ी मुझे सरेंडर करा दो, मैं गाड़ी, वो गाड़ी आपको ही आधी कीमत पे दिलवा दूंगा। सर मुझे नहीं चाहिए सर। ऑलरेडी 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो ही नहीं चलाई जाती, तीसरी और लेके मैं क्या करूंगा सर? तो यानी आपका कहना है कि आप मानेंगे नहीं? नहीं नहीं सर, मैं पूर्ण डेडिकेटेड बंदा हूं अपने क्लाइंट के प्रति। तो सर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं भेजता हूँ उनके पास, रिकवरी की टीम जाएगी, परेशान करेगी, और तो क्या होगा। सर जो आपकी मर्जी है वो करके देख लीजिए। हमारे पास भी सारे कानूनी बचाव हैं, और जो भी हम कर सकते हैं वो हमारे द्वारा भी सारे प्रयास किए जाएंगे। और इस प्रकार से आपकी कंपनी को ही लॉस होगा, और कोई बंदा अगर अपना सेटलमेंट करना भी चाहता है तो आपके द्वारा इन कृत्यों से वह सेटलमेंट करने से भी बचेगा। सच कहूं मैं एक बात, जी साहब। आप जैसे वकील है ना, इस जी देश की अर्थव्यवस्था के को बिगाड़ रहे हैं। सर, इसमें अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ जाएगी सर? क्यों नहीं? पैसा पब्लिक का पैसा है, पैसा डूब रहा है, लोग लोन नहीं चुका रहे, लोगों की सिविल खराब हो रही है, भरने की उनकी नियत नहीं है। अरे हमने भी तो पैसा कहीं से लाके दिया है ना, हमने कोई उगाया थोड़े। सर अगर कोई व्यापार कर रहा है, आप भी ये व्यापारी तो कर रहे हो सर। लोगों को पैसा देते हो और उनसे ब्याज पे कमाई करते हो। तो जब आदमी व्यापार करता है तो कुछ ना कुछ पैसा तो डूबता भी है सर। कोई जरूरी थोड़ी है कि सारा पैसा वापसी आ जाए, कहीं ना कहीं कोई लॉस भी होती है सर। मतलब कुल मिला के आपने अपनी प्लानिंग सेट कर रखी है, लोगों को लोन डिफॉल्टर बना रहे हो, लोगों को लोन नहीं भरने के लिए कहते हो, लोगों को उकसाते हो। सर जब व्यक्ति की हर तरफ से बंदा लोन भरता है, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लेता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लेता है, और तीसरा चुकाने के लिए चौथा लेता है, मतलब जब तक उसको मिलता रहता है वो पीछे के चुकाते रहता है। डिफॉल्ट तो तभी होते हैं जब उसको आगे के लोन मिलना बंद हो जाते हैं सर। और आप लोग भी तो नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर लोन अंधाधुंध बांट रहे हो। इसमें भी आपका एक कंपटीशन है एनबीएफसी का, बैंकों का, कि हम सबसे ज्यादा लोन बांटेंगे। हाँ, वो भले ही उसकी कमाई मैं क्या कह रहा ईएमआई हूँ, से ज्यादा, उसकी कमाई की ईएमआई ज्यादा हो जाए। वो सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, हम लीगल टीम से, हम्म। हमको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको उनसे क्या मतलब? सेल्स डिपार्टमेंट को अपने टारगेट पूरा करना है और आम जनता को कर्जे में धकेलना है। आपने तो फिर पार्टी को ये भी बता दिया होगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, तो दिवालिया घोषित हो जाओ, भरना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रिकवरी एजेंट, वित्तीय संस्थान अगर ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा दो और सारी लायबिलिटी और एसेट्स की डिटेल दे दो। उसके बाद कोर्ट अपने आप ही उन लोगों को नोट इशू कर देगी कि ये हमारी शरण में आया है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, इसकी लायबिलिटी और इसकी एसेट्स का निपटारा नहीं हो जाता, जब तक कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा। तो आपने ये भी कह दिया होगा मैं तुम्हारा लोन माफ करा दूंगा। सर लोन माफ नहीं होते हैं, लोन सेटलमेंट होते हैं। ये एक मिथ्या बना दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, कि जिसमें लोन माफ करने का प्रपोजल या इस प्रकार की भ्रामक चीजें फैलाई जाती हैं, जिससे जो कुछ सीधे लोग होते हैं, नादान लोग होते हैं, जो इन बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। और यानी कि आप कुल मिला के अपनी पार्टियों को ये कहते हो कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, तनाव नहीं लेना है, कोई आए तो मुझसे बात करा देना, मैं देख लूंगा, नहीं मैं नहीं कोर्ट सर। देख लूंगा, मैं पुलिस को देख लूंगा, मैं वकील को देख लूंगा, मैं आर्बिट्रेटर को देख लूंगा, ऐसा ऐसा भरोसा दिलाते हो आप? नहीं नहीं सर, हम ऐसा किसी से नहीं कहते हैं। हम तो सीधा सा ये बात कहते हैं, जब तक आप ईएमआई भर सकते हो, जब तक आपको कोई दिक्कत ना हो,
आप अपनी ईएमआई भरते रहें और किसी भी प्रकार के डिफॉल्ट होने से कोशिश करें कि बचें, और जितना लोन आप चुका सकते हो उतना ही लोन लें। और हम अगर सेटलमेंट नहीं करेंगे तो आप क्या कर लोगे? अब हमको सेटलमेंट करना ही नहीं है, क्या कर लोगे? सर अगर आप सेटलमेंट करना ही नहीं चाहते हैं तो जो जैसा वर्तमान में चल रहा है वो भी आगे भविष्य में चलता रहेगा, बाकी देखते हैं फिर क्या होता है सर। होना आखिर में सेटलमेंट ही है, नुकसान ये तो आपको भी हमको ही हो पता है रहा सर। है ना। आर्बिट्रेशन के अवार्ड कर दिए, ऑब्जेक्शन दे दिया, एग्जीक्यूशन हो नहीं पाएगा। सेक्शन 25 में जमानत करा लोगे, सालों साल केस चलेंगे, अपील में चले जाओगे, मर तो हम रहे ना। कोई फिक्र है आपको एनबीएफसी की? सर हम वही तो कह रहे हैं, इतना लोन बांटने की क्या जरूरत है? आप अपना कोई और अन्य कोई व्यापार कीजिए कि मैं जबरदस्ती है कि मैं एक लोन बात बांट के ही पैसा कमाना है। मैं आपको खुला कह रहा हूं, मैं इसका सेटलमेंट करा दूंगा 35% में। आपको क्या चाहिए बोलो? सर अब भी आप ज्यादा की बात कर रहे हैं, सही रेट सेटलमेंट रेट दीजिए जिससे इसका निपटान हो सके और आपका भी आपका पैसा आपको मिले, और ये बंदा भी अपने तनाव से बाहर आए, आर्थिक और विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का और प्रयास करेगा जब इसका माइंड इस चीज से निकल आएगा। तो मुझे लगता है आपने पार्टी की प्रॉपर्टी भी दूसरों के नाम पे ट्रांसफर करवा दी होगी। सर अब देखिए क्या कहा जा सकता है, सर आप खुद समझदार हैं। पार्टी की गाड़ी आपकी मिलती नहीं है, शायद नंबर प्लेट चेंज कर रखी है, क्या कर रखी है पता ही नहीं। पर आप पार्टी की प्रॉपर्टी पता लगाने जाओ तो उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं निकल रही है। बड़े बड़े लोन कर दिए हैं, न जाने कौन से किसके नाम पे खाता खुला है, उसके बैंक में पैसा ही नहीं दिखता है। ये कर क्या रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सर, एक सर काम मैं करते हैं, मैं बात जी करता हूँ आगे क्या हो सकता है जी इसमें। कितने दिन में कर जी देंगे सर? सेटलमेंट की बात होती है अमाउंट। सर कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम दिलवा दीजिएगा। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे काम मत किया करो, और वकील साहब कुछ लिया करो खर्चा पानी आप भी। बिल्कुल सर बिल्कुल, आगे मैं आपकी जो आप मुझे नसीहत दे रहे हैं मैं इस पे सोचूंगा सर, ठीक विचार करता हूँ। ठीक है, ओके ओके।